बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमने डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स चैप्टर नंबर 14 क्लास 12 के स्टार्ट किए हैं। तो हमने पिछले लास्ट लेक्चर में हमने वेनेडियम की केमिस्ट्री डिस्कस की थी। तो आज हम इंशाल्लाह मैंगनीज क्रोमियम और कॉपर की केमिस्ट्री डिस्कस करेंगे। तो सारे से पहले डिस्कस करते हैं क्रोमियम की केमिस्ट्री। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमने क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब लिखी थी तो हमने कहा था कि इसके भी वेनेडियम से नीचे आता है क्रोमियम का 24 एटॉमिक नंबर है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और ये 3d4 पे जाके खत्म होती है। फिर हमने फिर कहा था स्टेबिलिटी की वजह से, क्योंकि हमने कहा था जो हाफ फिल वाले होते हैं, जो फुल फिल वाले होते हैं वो ज्यादा स्टेबल होते हैं और जो हाफ फिल वाले होते हैं वो उससे कम स्टेबल होते हैं। इसी तरीके से जो पार्शली फिल होते हैं वो सबसे कम स्टेबल होते हैं। तो इसमें फिर स्टेबिलिटी की वजह से हमने कहा था S1 हो जाएगा और ये 3d5 हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा। और आपको लोगों को ये भी बात पता है कि इनकी जो फिलिंग होती है, पहले 1s2 में फिल हो रहा है, फिर 2s2 में, फिर 2p6, फिर 3s2 में, इनकी फिलिंग किस वजह से होती है? इनकी फिलिंग ऑफ बो प्रिंसिपल, हर्ट्ज रूल और इनके तहत इस तरीके से इनकी फिलिंग होती है। और उसके बाद इनकी एनर्जी कम होती है, तो जैसे जैसे हम कम एनर्जी से ज्यादा एनर्जी वालों की तरफ जाते जाते हैं तो इस तरीके से इनकी फिलिंग होती है। तो ये डी, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डी के ऊपर खत्म हो रही है तो इसलिए ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स है। दैट इंटरकन्वर्जन ऑफ वेरियर ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ क्रोमियम, यानी इसमें हम ये भी पढ़ेंगे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स कौन से, जिस तरह हमने लास्ट में वेनेडियम की पढ़ी थी। अब इसमें वो कितने कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, यानी A+1 भी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, +2 भी लूज कर देगा जब ये 4s2 के दोनों इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। इसी तरीके से प्लस ये 3d4 के जब लूज करेगा तो +3 +4 +5 +6 तक इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जा सकती है क्रोमियम की, यानी ये 6 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है। इसी तरीके से क्रोमियम के मुख्तलिफ, ये क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक है तो क्रोमियम मुख्तलिफ ये मेटल कम्प्लेक्सेस बनाता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाता है। तो क्रोमियम हेक्सा कार्बोनाइल अक्सर लिखा हुआ है। इसी तरीके से मैंने आप लोगों को बताया था कि प्लस का साइन आएगा या माइनस का, ये 2 6 12 इलेक्ट्रॉन ये प्रोवाइड कर रहा है और इसके अपने जो होंगे क्रोमियम के 4s2 3d4 है तो ये 6 इसके अपने हो गए। 12 और 6 18 है तो क्रोमियम हेक्सा कार्बोनाइल स्टेबल कंपाउंड है, 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहा है। ये मेटल कार्बोनाइल वगैरह जो होते हैं तो ये क्रोमियम मेटल और हेक्सा कार्बोनाइल लिगेंड साथ जुड़ा हुआ है। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन लिखे साथ 6 कार्बोनाइल जुड़े हुए हैं। इसी तरीके से इसके जो होगी आप लोगों को बताया था जब शेप्स कॉम्प्लेक्सेस की पढ़ी थी तो हमने बताया था हेक्सागोनल शेप होगी। क्रोमियम ने कार्बोनल के साथ 6 बॉन्ड बनाए हुए हैं। तो इसी तरीके से क्योंकि 6 बॉन्ड बनाए हुए इसी को हैप्टिसिटी वगैरह भी हमने कहा था कहते हैं, डेंटिसिटी और मुख्तलिफ हैप्टिसिटी हमने 2 वर्ड पढ़े थे। तो डेंटिसिटी में हमने पढ़ा था कि अगर एक ही कार्बोनल, अगर एक ही लिगेंड जैसा कि EDT है, ये हेक्साडेंटेट हमने पढ़ा था, लिगेंड एक ही यानी 6 साइडों से ये जुड़ा हुआ है एक मेटल के साथ, 1 2 3 4 5 और 6, और लेकिन ये लिगेंड एक ही है, 6 साइडों से एक ही मेटल को जुड़ा है, इसे कहा जाता है डेंटिसिटी। दूसरा होती है हैप्टिसिटी, ये जो होती है इसे हैप्टिसिटी या कैपा कहा जाता है क्योंकि ये मुख्तलिफ 6 लिगेंड है और ये 6 इसकी हैप्टिसिटी 6 है क्योंकि ये 6 के साथ 6 मेटल इसके साथ जुड़े हैं, 6 लिगेंड अलग-अलग जुड़े हैं। तो ये थी मुख्तलिफ ऑक्सीडेशन स्टेट। तो क्रोमेट 6 डाइक्रोमेट इक्विलिब्रियम, द यूज ऑफ डाइक्रोमेट आइन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, के यूज ऑफ डाइक्रोमेट आइन को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है डाइक्रोमेट को। जैसे कि हमने पढ़ा था K2Cr2O7, इसकी अगर ऑक्सीडेशन स्टेट फर्ज करो निकालनी पड़ जाए K2Cr2O7 की तो उसमें क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है क्योंकि 6 से ऑक्सीजन K2Cr2O7। तो इसमें अब K2Cr2O7 ये पोटेशियम क्रोमेट ये ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसके साथ 6 7 ऑक्सीजन लगे हुए हैं, इसके साथ कोई और कंपाउंड होगा तो ये उसके अंदर ऑक्सीजन ऐड करवा देगा। इसकी अगर क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी हो तो पोटेशियम की ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि फर्स्ट ग्रुप से बिलोंग करते हैं, मैंने बताया था कि जो जिस ग्रुप से बिलोंग करता है उसके आखिरी शेल में उतने इलेक्ट्रॉन होंगे और वही उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। या पहला ग्रुप से बिलोंग करता है
खाली ने की रफ से पोटेशियम पहले ग्रुप से, तो पोटेशियम के ऊपर +1 की ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, +1 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा, और जिसकी निकालनी होती है क्रोमियम 7 कितने जुड़े हैं 2, और इसकी निकालनी है तो 2x, और ऑक्सीजन की 7 ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होती है, क्योंकि ऑक्सीजन छठे ग्रुप से बिलोंग करता है और इसके आखिरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसे ऑक्टेट रूल कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, इसके ऊपर -2 का चार्ज आ जाएगा, -2 7 से मल्टीप्लाई होगा, -14 2 के साथ x आ जाएगा, क्योंकि क्रोमियम की हमने निकालनी है, ये 2 ओवरऑल चार्ज होता है वो न्यूट्रल होता है, तो 0 के बराबर आ जाएगा। अब ये 14 इधर माइनस है, इधर जाकर प्लस हो जाएगा, ये प्लस इधर हो रहा है, ये 2 इधर जाकर माइनस हो जाएगा, 14 में से 2 निकले 12 आ जाएगा, x जब 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है साइड पे जाकर डिवाइड होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट क्रोमियम की 6 निकल आई है। तो ये हमने बताया कि ये 6 + 6 तक इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है। द ऑक्सीडेशन ऑफ क्रोमियम 3 टू क्रोमियम 6। अब बात हो रही है कि 3 की ऑक्सीडेशन 6 के अंदर कैसे होगी, यानी एक कंपाउंड है वो 3 से 6 में क्रोमियम किस तरीके से जाएगा। The excess of sodium hydroxide solution is added to the solution of hexa aqua chromium 3. क्रोमियम, ये मैं एक सीरीज लिख देता हूं, क्रोमियम हेक्साकार्बन है, इसके अंदर क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि वाटर होता है इलेक्ट्रॉन पेयर, एक इलेक्ट्रॉन पेयर प्रोड्यूस करता है, एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, जिस तरह कार्बन 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, इसी तरीके से वाटर भी 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो 2 6 12 इसके हो गए। उसके बाद क्रोमियम की बात की जाए तो क्रोमियम के 4s2 3d4 है, तो 6 इलेक्ट्रॉन इधर हो गए, तो 12 6 यानी तकरीबन देखा जाए तो इसके 12 इलेक्ट्रॉन नहीं बनते हैं, तो ये 18 होता है, लेकिन इसके साथ +3 है, यानी उन्होंने कहा है कि 3 इलेक्ट्रॉन बीच में लूज किए हैं, तो ओवरऑल जो इसके ऊपर चार्ज होगा वो +3 का होगा, वो इस वजह से क्रोमियम के ऊपर ओवरऑल +3 का चार्ज होगा, यानी इधर कोई -3 वाली चीज साथ जुड़ी हुई होगी, तब जाके ओवरऑल ये न्यूट्रल हो जाएगा। इधर कोई भी चीज होगी जिसके ऊपर -3, हम कह देंगे 3 क्लोरीन हो सकता है जुड़े में हो, तब क्लोरीन इस साइड पे बन जाता है, तो इस तरीके से कोई भी क्लोराइड हो सकता है, यानी 3 जो -1 वाले, इसी तरीके से 3 ब्रोमीन जुड़े हो सकते हैं जिनकी भी ऑक्सीडेशन स्टेट -1। बहरहाल अब इसके ऊपर चार्ज +3 का क्यों है, ये वाटर जो होता है ये कार्बोनिल की तरह 0 न्यूट्रल होता है, तो इसके ऊपर ओवरऑल चार्ज 0 होगा, तो अब जो कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज है वही चार्ज इस मेटल के ऊपर होगा, तो इसका मतलब है ये मेटल वाला चार्ज है +3 जो कि कॉम्प्लेक्स के ऊपर आ गया। तो ये मैंने एग्जांपल दी थी कि ये क्लोरीन हो सकता है, तब इस साइड में +1 आएगा। अब ये जो है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, और उसके बाद एन एक्सेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इज एडेड टू द सॉल्यूशन ऑफ दिस। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन जब इसके अंदर ऐड किया जाता है, क्योंकि आप लोगों को पता है ये बेस है, बेस एसिड बेस में हमने पढ़ा था, बेस अरेनियस के मुताबिक और लोविस के मुताबिक, और दूसरा था ब्रांसस्टेड थ्योरी के मुताबिक, और तीसरा था लोविस के मुताबिक। तो एक कहता था जो OH आयन प्रोड्यूस करे, तो उस हिसाब से भी NaOH जो है ये OH आयन प्रोड्यूस करता है, ये बेस है, अल्कली भी कह सकते हैं, बेस है, तो इसे कॉस्टिक सोडा भी कहा जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड को। तो ये ऐड जब की जाती है तो प्रोड्यूस अ सॉल्यूशन ऑफ हेक्सा एक्वा हाइड्रोक्सोक्रोमेट 3। तो क्या होता है, ये वाले हाइड्रोक्साइड इसके अंदर ऐड हो जाते हैं, हेक्सा एक्वा यानी 6 वाटर तो 6 ही रहते हैं, वाटर जो 3 रहते हैं, यानी 3 वाटर रिप्लेस हो जाते हैं और OH 3 साथ जाकर जुड़ जाते हैं। अगर इस साइड में अगर मैं इसकी शेप बनाऊं तो वाटर फर्ज करो, एक इधर जुड़ा हुआ है, एक वाटर इधर जुड़ा हुआ है, एक वाटर इधर जुड़ा हुआ है, एक वाटर इधर, एक वाटर इधर, एक वाटर, ये 6 वाटर जुड़े हुए। अब जब हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड की तो क्रोमियम के साथ क्या होगा, क्रोमियम के साथ वाटर 3 जुड़े रहेंगे और 3 साथ हाइड्रोक्सल ग्रुप आकर लग जाएंगे क्रोमियम के, तो 3 हाइड्रोक्सल ग्रुप आकर जुड़ेंगे। क्रोमियम के साथ 6 वाटर थे, ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट थी, इसके अंदर बेस डाली, क्रोमियम उसने रिप्लेस कर दिया 3 वाटर को और 3 हाइड्रोक्सल ग्रुप इसके साथ जाके जुड़ गए। अब इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें बन रही है वो क्या बनेगी, ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी भी +3 बन रही है, क्योंकि जारी बात है इसकी OH के ऊपर -1 का चार्ज होता है, तो 3 जुड़े में -3, तो क्रोमियम के ऊपर +3 होगी, तब जाके +3 और -3 बैलेंस हो जाएगा, इसमें भी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। उसके बाद क्या होता है कि लेकिन सोल्यूशन का जो कलर है ये ग्रीन कलर का सोल्यूशन डेवलप हो जाएगा, ग्रीन कलर। अब दिस इज देन ऑक्सीडाइज्ड बाय वार्मिंग इट विद हाइड्रोजन पर ऑक्साइड सोल्यूशन। इसकी अब ऑक्सीडेशन की जाएगी हाइड्रोजन पर ऑक्साइड के थ्रू, तो इसका मतलब है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड जो है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तब भी क्योंकि इसके साथ 2 हाइड्रोजन लगे हुए, ऑक्सीजन लगे हुए, ये 2 ऑक्सीजन ऐड करवा सकते हैं किसी तो, और इसकी ऑक्सीडेशन हो जाएगी। इधर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है
+3 क्रोमियम की, और इसका कलर क्या है, ग्रीन कलर। जैसे कि हमने मुख्तलिफ पढ़े थे कि मुख्तलिफ ऑक्सीडेशन स्टेट पे ये मुख्तलिफ कलर देता है, इसीलिए इसे इसकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है, इनके कलर के कॉम्प्लेक्स के कलर भी होते हैं। तो देन इज ऑक्सीडाइज हाइड्रोजन पेरोक्साइड सॉल्यूशन के थ्रू ये ऑक्सीडाइज होगी, यू इवेंचुअली गेट अ ब्राइट येलो सॉल्यूशन, तो हमें फिर इसका येलो कलर मिलेगा। और सॉल्यूशन कंटेनिंग द क्रोमियम इवेंचुअली गेट द कंटेनिंग द क्रोमेट 6 आयंस Cr4-2, और ओवरऑल इसके ऊपर चार्ज क्या होगा, ये येलो सॉल्यूशन बनेगा, और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट अगर निकालनी हो क्रोमेट की, Cr4 ओवरऑल चार्ज -2 है, इधर -8 हो गया, -2 4 से मल्टीप्लाई होगा, और इधर क्या पुट किया जाए, तो इस साइड पे -2 आता है, तो हमें पता है +6 क्रोमियम के ऊपर पुट करना पड़ेगा, तो इधर क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +6 हो जाती है, यानी +3 से जब ये +6 में जाएगा तो ये ग्रीन से येलो में चला जाएगा, और ग्रीन में इसकी साथ क्या होगा, क्रोमियम के साथ 3 वाटर जुड़े हुए होंगे, 3 हाइड्रोक्साइड। इसी तरीके से येलो में क्या होगा, क्रोमेट कहा जाता है, Cr के साथ O, क्रोमियम के साथ 4 ऑक्सीजन जुड़े हुए होंगे, तो इस सूरत में क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +6 बनती है। तो जब ये +3 से +6 में जाएगा तो इसका कलर ग्रीन से येलो के अंदर ये कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट के लिहाज से इसकी कन्वर्जन थी। अब आगे आ जाती है सम क्रोमियम 6 केमिस्ट्री, यानी क्रोमियम 6 की केमिस्ट्री। तो क्रोमियम 6 डाइक्रोमेट और 6 इक्विलिब्रियम, ये इक्विलिब्रियम में किस तरह रहता है। अब इसका येलो, अब बात आप लोगों को समझ आ गई, +3 से +6 में गया, ऑक्सीडेशन हुई है और डायरेक्ट नहीं हुई, पहले 3 से ये इसमें ग्रीन सोल्यूशन में गया, लेकिन इसकी भी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है बेस जाने पर। फिर हाइड्रोजन पर ऑक्साइड गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसने इसे ऑक्सीडाइज करके +3 से +6 में कन्वर्ट कर दी और कलर चेंज हो गया ग्रीन से येलो। अब हम बात करने लगे क्रोमियम 6 की केमिस्ट्री, ये जो हमने पढ़ा क्रोमेट जो बने Cr4, ये अब बने येलो कलर का। तो इसकी इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाता है इसका, ये CrO4 Cr2O7-2, और ये इसका जो कलर होता है, ये फर्स्ट करो टेस्ट ट्यूब है, इसके अंदर जो पड़ा हुआ है इसका कलर होगा ऑरेंज, यानी ये ऑरेंज कलर के, और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमने भी डिस्कस की +6 होगी ओवरऑल। और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, Cr2 के ऊपर ओवरऑल ये -2 है, इधर क्या हो जाएगी -2 × 7 -14, और इस साइड पे हम क्या पुट करें, तो ये आएगी 2x -14 = -2, x = -2 + 14, 2x = 12, x = 12 डिवाइडेड बाय 2x = 6। इधर भी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है +6 है क्रोमियम की। तो ये आप लोगों को समझ आ गई। अब ये भी +6 है Cr4-2, और Cr2O7, ये भी Cr2O7 जो है इसमें भी ऑक्सीडेशन स्टेट क्रोमियम की +6 बन रही है, और इस Cr4-2 में भी क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट येलो +6 बन रही है। इसका कलर येलो है और Cr2O7 का कलर ऑरेंज है। फर्क सिर्फ इतना, ये इसकी ये येलो कलर का और ये ऑरेंज कलर का, दोनों की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, +6 है। अब ये तो है इक्विलिब्रियम का एस्टैब्लिश हो जाना। इक्विलिब्रियम ये बेसिकली फिजिकल केमिस्ट्री का टॉपिक है। जिस तरह ये क्रोमियम के बारे में, जब क्रोमियम की केमिस्ट्री पढ़े तो ये इनऑर्गेनिक का टॉपिक है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। और ये जो चीज हम पढ़े हैं कि ये इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो चुकी है, इसका क्या मतलब है, ये जब भी हम लिखेंगे कोई भी साइन, ये होता है फॉरवर्ड रिएक्शन का, ये लिखेंगे तो इसका मतलब है ये रिवर्स रिएक्शन का साइन है, रिवर्स रिएक्शन रिवर्स जा रहा है। लेकिन जब ये दोनों इकट्ठा आ गया, इसका मतलब होता है कि इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो गया। और इक्विलिब्रियम बेसिकली ये फिजिकल केमिस्ट्री का टॉपिक है। इक्विलिब्रियम ये होता है कि जो रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं, जो रिएक्टेंट आपस में रिएक्शन करके प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं, वो दोबारा आपस में रिएक्शन करके प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टेंट के अंदर कन्वर्ट होता जा रहा है। ये इन दोनों ने रिएक्शन करके प्रोडक्ट में गए, और वो प्रोडक्ट जब बन गया वो दोबारा रिएक्टेंट के अंदर कन्वर्ट हो गया। तो ऐसी स्टेज आती है कि जब इससे पहले तो रिएक्शन फॉरवर्ड मूव करता जाता है, यानी रिएक्टेंट आपस में मिलकर सिर्फ प्रोडक्ट बना रहे होते हैं। एक ऐसी स्टेज आती है जिसमें प्रोडक्ट दोबारा रिवर्सिबल होके और रिएक्टेंट के अंदर चला जाता है, रिएक्टेंट के अंदर कन्वर्ट होने लग पड़ता है, तो उसमें रिवर्सिबल का साइन आता है, साइन को रिवर्सिबल साइन कहते हैं। ये इक्विलिब्रियम की स्टेट होती है जिसमें फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन बराबर हो जाए, यानी उन दोनों का रेट बराबर हो जाए। यानी जिस रेट पे रिएक्टेंट और आपस में रिएक्शन करके प्रोडक्ट बना रहे हैं, उसी रेट पे प्रोडक्ट रिएक्शन करके वापस में रिएक्टेंट के अंदर कन्वर्ट हो रहे होंगे।
तो उस केस में क्या होता है, ये इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाता है, और इक्विलिब्रियम जब एस्टैब्लिश हो जाता है तो इसको बढ़ाने का भी एक तरीका जरी बात है, यानी प्रोडक्ट को इस केस में बढ़ाने का ये तरीका है कि दो केस हैं कि जब ये जो रिवर्सिबल इक्विलिब्रियम के रिएक्शन होते हैं, फर्ज करो N2 प्लस 3H2 रिएक्शन करके आपस में 2NH3 बना रहे हैं, तो इसमें अब अमोनियम प्रोडक्ट है और ये दोनों रिएक्शन करके अमोनिया के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं, उसी रेट पे अमोनिया इन दोनों में दोबारा टूट रहे हैं, यानी ओवरऑल ना रिएक्टेंट के अंदर तब्दीली आ रही है ना प्रोडक्ट के अंदर तब्दीली आ रही है। अगर प्रोडक्ट की जितनी तादाद है वो भी उतनी रही है और रिएक्टेंट की भी उतनी रह रही है। अब क्या होगा कि अगर हम चाहते हैं कि प्रोडक्ट को बढ़ा रहे हैं, फर्ज करो अमोनिया में हैबर प्रोसेस के थ्रू अमोनिया बनता है, तो इंडस्ट्री में ये वाला प्रोसेस इस्तेमाल होता है। अगर हम चाहते हैं कि अमोनिया बढ़ जाए तो इसके तीन तरीके हैं। एक तो ये तरीका है फॉरवर्ड रिएक्शन में लाने के लिए कि ऊपर से प्रेशर बढ़ा दें, जब प्रेशर बढ़ाएंगे तो ऑटोमेटिकली ये रिएक्शन आगे फॉरवर्ड मूव करेगा, पहला तरीका। दूसरा तरीका ये है कि आप इस तरीके से करें कि आप प्रोडक्ट को निकालने लग पड़े। जब आप प्रोडक्ट निकालेंगे तो यानी अमोनिया जैसे बनती जा रही है अमोनिया को निकालते जाएं, जब आप अमोनिया को निकालेंगे तो क्या होगा कि रिएक्शन फॉरवर्ड मूव करेगा। इसी तरीके से जैसे हमने प्रेशर की बात की, प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम कम होगा, अमोनिया निकाल लेंगे वो फिर भी आगे मूव करेगा। इसी तरीके से दूसरा तरीका ये कि प्रोडक्ट को बढ़ाने का कि अमोनिया जैसे जैसे प्रोडक्ट बनता जा रहा है अमोनिया बनेगा, आप उसी टाइम निकाल दें। जब अमोनिया निकाल देंगे, हर करो ये अमोनिया बन रहा है हमने निकाल दिया, तो अब निकालने का तो दोबारा ये इसमें कमी आ जाएगी और ये दोबारा फॉरवर्ड मूव करता जाएगा। तो इस तरीके से हम दोबारा अमोनिया बना सकते हैं ज्यादा तादाद में। जैसे जैसे अमोनिया बनती जा रही है हम अमोनिया को निकालते जाए, प्रोडक्ट को निकालते जाए, रिएक्शन फॉरवर्ड मूव करता जाएगा। एक तो ये चीज थी। उसके बाद यू आर प्रोबेबली मोर फेमिलियर विद द ऑरेंज डाइक्रोमेटाइंस देन द येलो क्रोमेटाइंस। एमसीक्यूज में ये पूछा जा सकता है कि येलो CrO4-2 का क्या कलर है, तो वो येलो है और Cr2O7-2 का कलर ऑरेंज है। उसके बाद यानी जब ऑक्सीजन ज्यादा हो जाती है तो उसका ऑक्सीजन कलर जो है ऑरेंज बन जाता है। चेंजिंग बिटवीन देम इज इजी। इफ यू ऐड अ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू द येलो सोल्यूशन इट टर्न्स ऑरेंज। वो कहते हैं अगर आप येलो के अंदर सल्फ्यूरिक एसिड जो कि एक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड H डोनेट करता है, H प्रोड्यूस करता है, तो ये जो है सल्फ्यूरिक एसिड जब हम डालेंगे येलो कलर सोल्यूशन के अंदर क्रोमियम के, तो वो ऑरेंज के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरीके से इफ यू ऐड सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन टू द ऑरेंज इट टर्न्स येलो। अगर हम ऑरेंज के अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल दें तो क्या होगा, वो येलो के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अब एसिड डालने से ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि एसिड डालने से येलो सोल्यूशन ऑफ क्रोमियम +6 में अंदर क्या तब्दीली आएगी। तो एसिड डालने से वो येलो से ऑरेंज के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, और उसके साथ क्रोमियम इधर एक था और इधर नजर आ रहे हैं 2 हैं, और ऑक्सीजन जो था इधर 4 है और इधर 7 नजर आ रहे हैं, यानी ऑक्सीडाइज उसे कर रहा है बेसिकली, यानी इसकी ऑक्सीजन ऐड करवा रहे हैं। लेकिन ओवरऑल ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई फर्क नहीं पड़ा, ऑक्सीडेशन स्टेट उतनी ही रही है क्रोमियम की, सिर्फ कलर में फर्क है, येलो से ऑरेंज के अंदर कन्वर्ट हो गया। इसी तरीके से अगर हम ऑरेंज सोल्यूशन के अंदर बेस डाल देंगे NaOH तो NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है, pH इसकी 14 होती है, जैसे आप लोगों ने पढ़ा, न्यूट्रल की 7 होती है, एसिड की pH 7 से कम होती है। तो इसी तरीके से बेस की जो 7 से ज्यादा होती है, अब ये स्ट्रॉन्ग बेस है तो इसकी pH 14 है सोडियम हाइड्रोक्साइड की, तो ये इसके अंदर येलो के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा फिर ऑरेंज से। इफ यू हैड जस्ट प्रोड्यूस द येलो क्रोमेट आयंस बाय ऑक्सीडाइजिंग क्रोमियम 3, अगर आपने ऑक्सीडेशन करनी है येलो क्रोमेट की क्रोमियम की यूजिंग हाइड्रोजन पर ऑक्साइड के थ्रू, जैसे हमने ये पहले बात की थी जब हमने ये प्रोड्यूस किया था +3 से, जब हमने कहा था कि +3 से ये क्रोमियम हेक्सा एक्वा 3 इधर वाटर थे और 3 हाइड्रोक्साइड थे, इससे हमने कहा था हाइड्रोजन पर ऑक्साइड डालेंगे तो ये +3 से +6 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। तो इसकी वो बात करें कि अगर आप हाइड्रोजन पर ऑक्साइड के थ्रू उसे येलो के अंदर कन्वर्ट करते हैं, यू इवेंचुअली गेट अ ब्राइट येलो सोल्यूशन by oxidizing the chromium 3 using hydrogen peroxide. You cannot convert them into dichromate without taking a precaution first. तो हम उसे डायरेक्ट डाइक्रोमेट 6 के अंदर नहीं कन्वर्ट कर सकते, जिसे Cr2 उसने डाइक्रोमेट का डाई 2 से निकले, तो वो कह रहे कि जब इसके थ्रू तो हमने इसे कन्वर्ट कर लिए, यानी CrO4-2 को एसिड डाल के इसके अंदर कन्वर्ट कर दिए, फिर इसको बेस डाल के इसके अंदर कन्वर्ट कर दिया। लेकिन कहता है कि जब हम हाइड्रोजन पर ऑक्साइड के थ्रू ये क्रोमियम, इस क्रोमियम के कॉम्प्लेक्स को जिसके साथ 3 वाटर हैं और 3 OH जुड़े हैं, जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी +3 है क्रोमियम, उसके अंदर जब हाइड्रोजन पर ऑक्साइड ऐड करेंगे तो वो +6 येलो सोल्यूशन के अंदर क्रोमेट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन कहता है ये वाला जो क्रोमेट है CrO4 ये डायरेक्ट इसके अंदर कन्वर्ट
नहीं हो सकता विदाउट टेकिंग अ प्रिकॉशन फर्स्ट। तो हमें प्रिकॉशंस की जरूरत होती है। जैसे हमने प्रैक्टिकल वगैरह करते हैं फिजिक्स वगैरह केमिस्ट्री के, तो नीचे प्रिकॉशंस लिखे होते हैं कि वेयर ग्लासेस, वेयर लैब कोट। तो इस तरीके से यानी कोई किसी प्रिकॉशन के थ्रू हम इस तक पहुंच सकते हैं, डायरेक्ट हम नहीं इसे कन्वर्ट कर सकते इस तरह। अब उसके बाद आ जाती है जी इफ इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, यानी एसिड की मौजूदगी में डाइक्रोमेट 6 आयंस रिएक्ट विद एनी हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो एसिड की मौजूदगी में, यानी वो कह रहे हैं अगर ये एसिड है इसकी मौजूदगी में जो डाइक्रोमेट के जो आयंस हैं ये वाले Cr2O7 जो ऑरेंज सोल्यूशन वाले हैं, रिएक्ट विद एनी हाइड्रोजन पेरोक्साइड विच इज लेफ्ट इन द सोल्यूशन फ्रॉम द ओरिजिनल रिएक्शन। तो वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड के अब जब इसको क्रोमेट को सल्फ्यूरिक एसिड डाल के हमने इसके अंदर कन्वर्ट किए तो अब होगा क्या, ये वाला जो है डाइक्रोमेट आयंस रिएक्ट विद एनी हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो ये वाले हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये वाली जो डाइक्रोमेट, ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ क्या करेगी, रिएक्शन करेगी H2O2 इसके साथ रिएक्शन करेगी विच इज लेफ्ट इन द सोल्यूशन फ्रॉम द ओरिजिनल रिएक्शन, जो कि इस रिएक्शन से बच चुकी थी। इस रिएक्शन में मैं कहता हूं अगर हमने 10 डाली थी तो 8 ने रिएक्शन कर लिया, 2 पीछे बच गए, तो वो वाली 2 इस रिएक्शन करेगी डाइक्रोमेट वाले से। तो ये वाला जो ऑरेंज सोल्यूशन वाला है, ऑरेंज सोल्यूशन है, ऑरेंज वाला इसके साथ रिएक्शन करेगी। तो यानी ये वाला उस हाइड्रोजन पेरोक्साइड से रिएक्शन करेगा जो कि इस रिएक्शन से बची थी। तो उसके साथ रिएक्शन करने पर टू प्रिवेंट दिस, वो यानी रिएक्शन कर जाता है इसके साथ। तो टू प्रिवेंट दिस, इसको प्रिवेंट करने के लिए यू हीट द सोल्यूशन फॉर सम टाइम टू डीकम्पोज हाइड्रोजन पेरोक्साइड इनटू द वाटर एंड ऑक्सीजन बिफोर एडिंग द एसिड। तो वो कह रहे हैं इससे बचने के लिए हमने क्या करना पड़ेगा, यानी हमने क्या करना पड़ेगा, क्योंकि एसिड की मौजूदगी में दोबारा इसके अंदर कन्वर्ट हो रही है और हम चाहते हैं कि ये वाला दोबारा वापस इसके अंदर जाए। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि ये जो Cr2O7-2 होती है ये क्या करती है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ रिएक्शन कर जाती है। तो जो इसके साथ बचा है तो इसको, ताकि ये इसके साथ रिएक्शन ना करे हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ, तो उसको बचाने के लिए हम क्या करते हैं फिर कि इसके अंदर जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड रह जाती है इसे पूरा डीकम्पोज कर देते हैं ताकि ये टूट जाए। अब जारी बात है डीकम्पोज करेंगे तो H2O2 को तोड़ेंगे तो वो वाटर के अंदर और ऑक्सीजन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। तो इस तरीके से वो क्या करेंगे, हम इसकी डीकम्पोजिशन करेंगे हाइड्रोजन पेरोक्साइड की, ताकि हाइड्रोजन पेरोक्साइड खत्म हो जाए और वो इस डाइक्रोमेट के साथ रिएक्शन ना कर सके। तो क्योंकि वो एसिड की मौजूदगी में रिएक्शन कर जाती है। टू द इक्विलिब्रियम रिएक्शन एट द हार्ट ऑफ इंटरकन्वर्जन इज, वो कह रहे हैं इक्विलिब्रियम पे रिएक्शन क्या हो रहा होता है। ये भी मैं आप लोगों को लिख देता हूँ कि ये तो एक रिएक्शन था जो दूसरा था, और इक्विलिब्रियम के अंदर एक और रिएक्शन हो रहा होता है ये क्रोमियम का। वो कहता है कि Cr2 प्लस 2 हाइड्रोजन पॉजिटिव, 2 हाइड्रोजन है, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है इक्विलिब्रियम की स्टेट में। Cr2O7-2 और प्लस वाटर साथ, यानी ये वाले काम हो रहा होता है। क्योंकि हमने कहा था कि ये वाला जो है ये येलो कलर का सोल्यूशन है, इसकी भी +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसकी भी +6 है, लेकिन ये ऑरेंज कलर का है। ओवरऑल रिएक्शन जो हो रहा है वो इसके अंदर कन्वर्ट किस तरह होता है वो साथ उन्होंने बैलेंस करने के लिए बताया है कि इसके साथ 2 हाइड्रोजन भी शामिल होते हैं और इस साइड पे तब ये वाटर बने। तो ये ओवरऑल रिएक्शन होता है जो बैलेंस केमिकल इसके इक्वेशन है। वैसे जो ओवरऑल आपने अगर समझने के लिए तो वो यही है कि इसकी +6 ऑक्सीडेशन है स्टेट है, इसकी भी +6, ये येलो सोल्यूशन है और ये ऑरेंज सोल्यूशन है, ये डाइक्रोमेट है और ये सिर्फ क्रोमेट है CrO4, यानी जब 2 क्रोमियम वाला है तो वो ऑरेंज के अंदर होता है। फिर तो ये जो थी एडिंग हाइड्रोजन आयंस फोर्सेस द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम टू द राइट। अच्छा, और दूसरी चीज, एक और चीज जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताई थी कि 2 चीजें फॉरवर्ड रिएक्शन मूव करने के लिए। एक तो तरीका ये है कि आप इस तरह करें कि प्रोडक्ट निकालते जाएं, तो क्योंकि इक्विलिब्रियम तब एस्टैब्लिश होता है जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन बराबर हो जाता है। प्रोडक्ट की खास मकदार होती है। अब जैसे प्रोडक्ट बनता रहेगा, अगर हम निकालते जाएं तो रिएक्शन फॉरवर्ड मूव करता जाएगा, क्योंकि प्रोडक्ट की मकदार कम होगी तो रिएक्टेंट आपस में रिएक्शन करके आगे मूव कर जाएंगे। और ऊपर से हम प्रेशर देंगे। दूसरा तरीका यह है कि प्रेशर दोगे तो ये दोनों आपस में रिएक्शन करके फिर भी फॉरवर्ड मूव करेंगे। तीसरा तरीका यह है कि हम रिएक्टेंट बढ़ा दें, हम रिएक्टेंट डालते जाएंगे, यानी हम 2H ऐड कर दें तो ये फॉरवर्ड मूव करेगा, और जब हम CrO4 ऐड कर दें तो ये फॉरवर्ड मूव करेगा। तीसरा तरीका ये है यानी रिएक्शन को फॉरवर्ड मूव करने का। इफ यू ऐड हाइड्रोजन हाइड्रोक्साइड आयंस, these react with hydrogen ions, the equilibrium tips to left to replace them। वो कहते हैं इसी तरीके से अगर हम चाहते हैं कि रिएक्शन रिवर्स मूव करे तो हम क्या करेंगे, OH डाल देंगे। जब हम OH डाल देंगे तो क्या होगा, जब हम OH डाल देंगे
तो वो क्या करेगा, इसके अंदर मौजूद कंटेनर के अंदर मौजूद, क्योंकि एक कंटेनर होता है उसी के अंदर ये भी पड़ा हुआ है, ये भी पड़ा हुआ है, ये भी मौजूद है और ये भी मौजूद है, तो ये अलहदा तो नहीं होगी, एक ही चीज के अंदर बना है। तो हम जब OH डाल देंगे, अब पहले मैंने आप लोगों को तरीके बताए थे फॉरवर्ड मूव करने के, फॉरवर्ड मूव करने के 3 तरीके बताए थे। एक तो प्रेशर बढ़ा दो तो वो ये दोनों आपस में रिएक्शन करके आगे चले जाएंगे, वो हमें ये वाली चीज ज्यादा मिल जाएगी। दूसरा तरीका ये कि आप प्रोडक्ट जैसे बनता जाएगा उसको निकाल दो, फिर भी रिएक्शन फॉरवर्ड मूव करेगा। तीसरा तरीका ये कि आप रिएक्टेंट यानी 2H और ऐड कर दो या CrO4-2 ऐड कर दो और डालते जाओगे, आगे रिएक्शन रिएक्ट करके आगे चलते जाएंगे। वापस रिवर्स लाने का क्या तरीका है, बिल्कुल इसी के रिवर्स है कि अगर हम चाहते हैं कि रिवर्स हो तो हम क्या करेंगे कि हम वाटर और डालते जाएंगे। जब हम इस साइड पे वाटर और डालते जाएंगे तो ये दोनों आपस में रिएक्शन करके इस बैक साइड में मूव करने लग पड़ेंगे। एक तो ये तरीका है रिवर्स करने का, यानी रिएक्शन ताकि इससे इधर चला जाए। और दूसरा ये तरीका है कि हम इसको निकालने लग पड़े CrO4-2 को या 2H को, तो फिर भी इसमें अंदर रिएक्टेंट में कमी आ जाएगी, तो प्रोडक्ट आपस में रिएक्शन करके दोबारा रिएक्टेंट की मिकदार को पूरा करने की कोशिश करेंगे। तीसरा तरीका ये कि हम OH आयंस वगैरह डाल दें, वही चीज जब हम OH आयंस डाल लेंगे तो क्या होगा, OH आयंस इसके साथ रिएक्शन करके वाटर बना देंगे, और वाटर जो है वो तो प्रोडक्ट में, तो प्रोडक्ट ज्यादा होने लग पड़ेगा। जब प्रोडक्ट ज्यादा होगा तो ऑटोमेटिकली दोबारा रिएक्टेंट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, तो वो रिवर्स मूव करेगा। तो ये रिवर्स का तरीके, द रिडक्शन ऑफ डाइक्रोमेट 6 विद जिंक एंड एसिड, यानी किस तरीके से रिडक्शन, क्योंकि ये रिड्यूसिंग एजेंट है जिंक और एसिड, ये हाइड्रोजन वगैरह ऐड करवा देते हैं। तो ये तो +6 के अंदर अब रिडक्शन किस तरीके से होती है जिंक और एसिड की मौजूदगी में। ये गुड रिड्यूसिंग एजेंट होता है, दूसरों को रिड्यूस कर देते हैं। तो उन्होंने आप ये एग्जांपल दी है, द डाइक्रोमेट 6 आयंस फॉर एग्जांपल इन पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन कैन बी रिड्यूस्ड टू क्रोमियम 3 आयंस एंड देन टू क्रोमियम 2 आयंस। जरी बात +6 से +2 में जाओगे तो रिडक्शन होगी, +3 में, फिर +2 में, तो ये रिडक्शन हो रही है। इसी तरीके से जब +2 से +3 या +6 में जाओगे तो ये ऑक्सीडेशन होगी। +3 से एंड देन टू क्रोमियम 2 के अंदर जाएगी यूजिंग जिंक एंड ईदर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और जिंक के थ्रू। जिंक आप लोगों को पता है मेटल है, 4s2 3d10 कॉन्फ़िगरेशन है, D ब्लॉक एलिमेंट है, ट्रांजिशन मेटल है, और ये जिंक और एसिड की मौजूदगी में, और जिंक एसिड देन HCl, ये रिड्यूसिंग एजेंट है, हाइड्रोजन ऐड करवा देता है, इसे रिड्यूस कर रहा है, 3 को 2 के अंदर कन्वर्ट कर रहा है। और ये डाइल्यूट है, कंसंट्रेटेड नहीं है, इसके अंदर यानी वाटर की एडिशन है, 100% ये प्योर नहीं है। उसके बाद थी द हाइड्रोजन इज प्रोड्यूस फ्रॉम द साइड रिएक्शन बिटवीन जिंक एंड एसिड, दिस मस्ट बी अलाउड टू एस्केप बट यू नीड टू कीप आउट एयर आउट ऑफ द रिएक्शन। Oxygen in the air rapidly reoxidizes chromium 2 to chromium 3। chromium 2 से chromium 3 के अंदर जाने के लिए क्या होता है, 3 से 2 में जाओगे तो जिंक और एसिड डालना पड़ेगा। जब 2 से 3 में जाएगी तो ऑक्सीजन जो है वो जो एयर के अंदर मौजूद होगी और वो ऑक्सीजन इन द एयर रैपिडली रीऑक्सीडाइजेस, यानी क्रोमियम 2 को डायरेक्ट क्रोमियम 3 के अंदर कन्वर्ट कर जाती है इसी एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन से। यानी ये कहा जा सकता है कि ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला रिएक्टिव है, उसके रिएक्टिव होने की वजह से ऑक्सीजन उसके साथ मिल जाती है और वो +3 के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। एन इजी वे ऑफ डूइंग दिस इज टू पुट अ बिट ऑफ कॉटन वूल इन टॉप ऑफ फ्लास्क। तो इसको रोकने के लिए, ताकि +2 जब +3 से हम +2 में जाएंगे तो वो दोबारा ऑक्सीडाइज ना हो जाए, तो इसलिए ऊपर कॉटन चढ़ाई जाती है। सारी बात है, जब कॉटन होगी तो वो बर्तन बंद हो जाएगा, जब फ्लास्क जो है वो बंद हो जाएगा तो आप वो रिएक्शन नहीं कर सकता, ऑक्सीजन उसके अंदर शामिल नहीं हो सकेगी। बट स्टॉप मोस्ट ऑफ द एयर गेटिंग इन अगेंस्ट द फ्लो ऑफ हाइड्रोजन, दिस अलाउ द हाइड्रोजन टू एस्केप बट स्टॉप मोस्ट ऑफ द एयर गेटिंग इन अगेंस्ट द फ्लो ऑफ हाइड्रोजन। वो कह रहे हैं होगा ये कि हाइड्रोजन जो है वो तो एस्केप कर जाएगी, यानी वो कॉटन वूल से भी एस्केप कर जाएगी, लेकिन बाहर वाली जो हवा है वो अंदर नहीं आ सकेगी। तो द ऑक्सीडेशन स्टेट अब +3 और +2, ये 3 ऑक्सीडेशन स्टेट उन्होंने क्रोमियम की बताई है। जैसे भी हमने बात की कि +6 का कलर होता है येलो और ऑरेंज, येलो और ऑरेंज की हमने बात की थी। फिर वो +3 के अंदर चला जाता है, फिर वो +2 के अंदर। अब +2 वाला है, +3 वाला है वो क्या है, वो ग्रीन है। इसी तरीके से +2 वाला ब्लू है। YGB इस तरीके से आप याद रखने के लिए, जैसे GB व्हाट्सएप वगैरह होते हैं, तो आप क्रोमियम को याद रखने के लिए आप ये कह सकते हैं कि ये YGB है, YGB।
इस तरीके से, ताकि आप लोगों को याद रखने के लिए, जैसे ये वाई है, ये आगे +3 वाला जी है और ब्लू +2 वाला ब्लू है, क्योंकि बाद बात वो कंपाउंड पूछ के वो कंपाउंड कोई भी दे देगा, जैसे कि इधर लिखा हुआ है Cr2O7-2। इसी तरीके से हमने पढ़ा था ये वाला जो है ये ऑरेंज है, इसी तरीके से हमने फिर पढ़ा था ये CrH2O6 वाला जो है +3, ये वाला जो है ये ग्रीन है, इसी तरीके से CrH2O6+2, तो ये वाला जो है ये ब्लू है। और वही बात है, इसको बैलेंस करने के लिए हम साथ में Mg को नहीं O लगा सकते हैं, O के साथ -2 आता है, इसी तरीके से सल्फर लगा सकते हैं, उसके साथ -2 आता है, सेलेनियम लगा सकते हैं, उसके साथ इसी तरीके से 2 क्लोरीन लगा सकते हैं, उनके साथ -2 होता है, 2 क्लोरीन हम लगा सकते हैं, तो दो वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। इसी तरीके से इसके साथ हम 3 क्लोरीन लगा सकते हैं बैलेंस करने के लिए, ताकि +3 और -3 बैलेंस हो जाए। लेकिन असल चीज जो है वो कोई भी कंपाउंड MCQs में दे सकता है, यानी Cr2O7-2, और वो कलर पूछ सकता है कि इसका क्या कलर है, फिर आपको ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी निकालनी पड़ेगी, ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के आपको पता चल जाएगा कि ये येलो कलर का है। इसी तरीके से जो येलो वाला है वो Cr4-2 था, और Cr2O7-2 वाला जो था वो ऑरेंज था। ये कलर आप लोगों को याद होना चाहिए। द रीजन फॉर द इन्वर्टेड कॉमास in the chromium 3 is that this is a simplification. The exact nature of complex ion will depend on which acid you use in the reduction process. यानी ये डिपेंड करता है कि हम कौन सी चीजें बीच में डाल रहे हैं, कौन से एसिड वगैरह यूज कर रहे हैं। This has already been discussed towards the top of the page. The equation for the 2 stages of the reduction are from the reduction 6 to 3 and from 3 to 2. वो कह रहा है जिस तरह ये हमने बताया कि रिडक्शन जो होती है 6 से 3 में जा रहे हैं, तो 3 में ये रिएक्शन कौन सा होगा, यानी ये इसके अंदर किस तरीके से कन्वर्ट होगा। तो वो ये कह रहे हैं कि Cr2O7-2 के अंदर जब हम 14 हाइड्रोजन और एक ये हाइड्रोजन, वही बात है क्योंकि हमने कहा था कि जिंक और HCl हमने ऐड किया, तो ये HCl जो एसिड है उसने हाइड्रोजन प्रोवाइड किए, 14 हाइड्रोजन, और ये जिंक मेटल है, ये जब जुड़ेंगे 3 जिंक और ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, तो वो 3 क्रोमियम के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा और 7 वाटर और 3 जिंक +2। और जिंक को आप लोगों को पता है क्योंकि आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये 4s2 यानी चौथे शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 ये लूज कर देता है स्टेबल होने के लिए, क्योंकि 2 ही तरीके से स्टेबल होने के लिए, या तो ये क्योंकि इसके जो 4 शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ऑक्टेट टूल कंप्लीट करने के लिए ये 6 और गेन करे तब स्टेबल होगा, या तो फिर 2 लूज करे, तो ये 2 लूज करके स्टेबल हो जाते हैं, तो इसका आखिरी तीसरा शेल होता है फिर वो कंप्लीट होता है, तो ये स्टेबल हो जाता है। अब ये तो बात थी 7 वाटर की और 3 जिंक, ये बनने की यानी +6 है, ये बेसिकली जा रहा है +3 के अंदर, ये येलो से ग्रीन में जा रहा है। इसी तरीके से जब ये जाता है 3 क्रोमियम +3, ये जिंक के साथ रिएक्शन करके 2 क्रोमियम जिंक के साथ रिएक्शन करके 2Cr+2 के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं और जिंक +2 के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। तो अब ये तो बात थी कि रिडक्शन की, यानी 6 से वो 3 में गया, 3 से 2 में गया। अब यूजिंग पोटेशियम डाइक्रोमेट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब हम पढ़ते हैं तो हमने पढ़ा था कि इसमें एल्डिहाइड वगैरह, कीटोन्स, मुख्तलिफ फंक्शन ग्रुप्स वगैरह आ जाते हैं, फंक्शन ग्रुप एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्कीन, अल्केन, अल्काइन, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम कार्बन और हाइड्रोकार्बन वगैरह के और उनके डेरिवेटिव्स वगैरह को स्टडी करते हैं, तो उसमें फिर बेंजीन, टोलुइन, एस्पिरिन, नेचुरल प्रोडक्ट्स जितने भी हैं, फिर उनकी रेट्रोकेमिस्ट्री वगैरह, ऑर्गेनिक सिंथेसिस वगैरह की जाती है, तो इसमें मुख्तलिफ कंपाउंड वगैरह बनाए जाते हैं। तो उसमें क्या किया जाता है कि फर्ज करो जैसा कि अल्केन है तो CH3OH जैसे अल्कोहल है, इसकी हमने ऑक्सीडेशन करनी है तो CH3HCHO के अंदर कन्वर्ट करना है, HCHO। ये था मेथनॉल और ये था मेथनल, ये एल्डिहाइड होता है जिसके साथ CHO लग जाता है। इसको अगर खोल कर रखें तो CH3, और इसको मिथेनॉल को लिखें तो CHCOO, इस साइड पे भी H आ जाएगा, इस साइड पे भी H आ जाएगा। ये बीच में एल्डिहाइड का ये यूनिट होता है, इसीलिए एल्डिहाइड से ही ये निकला है Al, मेथनॉल इसे कहा जाता है। तो ये इसकी ऑक्सीडेशन होगी। इसी तरीके से अगर हम इसकी एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन करें तो फिर वो CH इधर और OH आ जाएगा, इसकी ऑक्सीडेशन हो जाएगी। इसी तरीके से कार्बोक्सिलिक एसिड, तो इस तरीके से मुख्तलिफ ऑक्सीडेशन वगैरह हम कर सकते हैं। अल्केन को और मीथेन को मेथनॉल के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, CH4 को। तो इसी तरीके से अल्कीन को ऑक्सैलिक एसिड के अंदर किस तरह कन्वर्ट किया जा सकता है, ये मुख्तलिफ चीजें, तो ये मुख्तलिफ जो है ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर डिस्कस की जा सकती है। तो ये बेसिकली क्या हो रही है, ऑक्सीजन ऐड होती जा रही है, ये ऑक्सीडेशन होती जा रही है, और इसमें फिर मुख्तलिफ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं K2Cr2O7, पोटेशियम डाइक्रोमेट।
तो ये मैंने आप लोगों को बताया था कि वही ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में बताया था डिफरेंस कि ऑक्सीडेशन वो होती है जिसमें ऑक्सीजन ऐड हो जाए या ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ जाए या हाइड्रोजन रिमूव हो जाए। इसी तरीके से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है जो दूसरों को ऑक्सीडाइज कर दे और खुद रिड्यूस हो जाए। तो इसके साथ साथ जो ये देखने के लिए कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या रिड्यूसिंग एजेंट है, सारों से बेहतरीन तरीके देख लो उसके अंदर हाइड्रोजन है या ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन है तो इसका मतलब है ये दूसरों के अंदर ऑक्सीजन ऐड करवा सकता है, जो दूसरों के अंदर ऑक्सीजन ऐड करवा दे यानी जो खुद रिड्यूस हो जाए दूसरों को ऑक्सीडाइज कर दे, वो क्या होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इस तरीके से भी पता चल सकता है कि ये गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन के अंदर कन्वर्ट कर देता है। अब सेकेंडरी अल्कोहल क्या होता है? सेकेंडरी अल्कोहल ये यानी जिसके साथ CH3 इधर भी कार्बन है, इधर भी कार्बन है, इधर हाइड्रोजन, ये सेकेंडरी अल्कोहल है। प्राइमरी अल्कोहल ये होता है कि इस साइड पे भी HO, इस साइड पे भी HO, इस साइड पे भी HO, इस साइड पे OHO और प्राइमरी अल्कोहल। इसी तरीके से सेकेंडरी अल्कोहल होता है जिसके साथ 2 कार्बन लगी हो। अब इसके साथ 2 कार्बन लगी हुई OH के साथ, तो ये सेकेंडरी अल्कोहल है। इसी तरीके से टर्शियरी अल्कोहल ये होगा COOH, ये जो है ये टर्शियरी अल्कोहल है क्योंकि ये इस कार्बन जिसके साथ OH जिस कार्बन के साथ जुड़ा है उसके साथ 3 हाइड्रोजन अटैच है, ये सेकेंडरी अल्कोहल है। इसी तरीके से ये वाला जो है ये प्राइमरी अल्कोहल है। इसी तरीके से ये अगर हम कह दें कि CH3COH, इधर भी H है, इधर भी H है, तो ये भी प्राइमरी अल्कोहल है, यानी वो वाला कार्बन किसी एक कार्बन से जुड़ा हुआ, ये भी प्राइमरी अल्कोहल है CH3OH। जिसके साथ कोई कार्बन नहीं है, जिसके साथ 1 कार्बन है प्राइमरी, जिसके साथ 2 कार्बन है सेकेंडरी, जिसके साथ 3 कार्बन है टर्शियरी अल्कोहल। इसी तरीके से जब इसमें से फर्ज करो OH निकल जाता है एक, तो जो आयन बनेगा C कार्बन के ऊपर प्लस का चार्ज आएगा, इसे कार्बोकैटायन कहा जाता है। और इसी तरीके से अगर कोई आयन दे के जाए इसके पास, तो इसके पास कार्बन के ऊपर माइनस का चार्ज आता है, इसे फिर कार्बेन आयन कहा जाता है। और ये रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स वगैरह में पड़े जाते हैं, ये रिएक्शन के दरमियान इस्तेमाल होते हैं। इसी तरीके से अगर कार्बन के साथ 1-2 और कोई भी कंपाउंड जुड़े हैं, CCl जुड़ा है और इस कार्बन के ऊपर एक लोन पेयर है, तो इसे कहा जाता है कार्बीन्स। तो फिर कार्बीन में फिर कुछ सिंगलेट कार्बीन होते हैं, कुछ ट्रिपलेट कार्बीन होते हैं। फिर सिंगलेट कार्बीन होते हैं जिसके ऊपर एक ही कार्बन के ऊपर दोनों प्रेजेंट और दूसरे ट्रिपलेट होते हैं जिस अलग-अलग मौजूद हो। तो ट्रिपलेट वाला जो होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है। तो ये रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स वगैरह के अंदर चीजें पड़ी जाती हैं। और उसके बाद आगे आ जाते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ द ऑक्सीडाइज्ड प्राइमरी अल्कोहल टू एल्डिहाइड। जैसे मैंने आपको मुझे बताया तो प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड के अंदर ये कन्वर्ट कर देते हैं। ऑक्सीडाइज्ड प्राइमरी अल्कोहल टू कार्बोक्सिलिक एसिड, प्राइमरी अल्कोहल को ये कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर ये कन्वर्ट कर देते हैं। इसी तरीके से फॉर एग्जांपल विद एथेनॉल प्राइमरी अल्कोहल यू कैन गेट इथेनॉल एल्डिहाइड, यानी प्राइमरी अल्कोहल से इथेनॉल से हम इथेनॉल ले सकते हैं। जैसे इथेनॉल में 2 कार्बन वाले को कहा जाता है C2H5OH, इथेनॉल को वो कह रहे हैं कि इथेनॉल के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। ये इथेनॉल होता है एथेनॉल, और ये एथेनॉल को वो इसने एथेनॉल के अंदर कन्वर्ट कर दिए, ये एल्डिहाइड के अंदर, ये अल्कोहल एल्डिहाइड के अंदर कन्वर्ट हो चुके हैं। तो ये पोटेशियम डाइक्रोमेट आसानी से कर देते हैं क्योंकि वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब इसके अंदर देखा जाए, इसे अगर खोल कर लिखा जाए तो ये एथेनॉल है CH3CH2OH C2H5OH, ये एथेनॉल के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। इसके अंदर 2 डबल बॉन्ड आ गए, हाइड्रोजन रिमूव हो चुकी है और हाइड्रोजन की रिमूवल को ऑक्सीडेशन ही कहते हैं, ये ऑक्सीडाइज हो चुके हैं। इफ अल्कोहल इज इन एक्सेस यू डिस्टिल ऑफ द एल्डिहाइड एज सून एज दिस फॉर्म यू कैन गेट इथेनॉल एज अ मेन प्रोडक्ट। यानी हम अगर जब अल्कोहल एक्सेस में लें, यू कैन डिस्टिल ऑफ द एल्डिहाइड, हम एल्डिहाइड की डिस्टिलेशन वगैरह कर सकते हैं, डिस्टिल ऑफ कर सकते हैं। एज जब वो बनता जाता है यू कैन गेट इथेनॉल एज मेन प्रोडक्ट, यानी प्रोडक्ट की मुख्तलिफ अगर किसी इंडस्ट्री में हम एथेनॉल बनाना चाह रहे हैं तो उसमें हम ये वाले रिएक्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी इथेनॉल के अंदर ये हमने इथेनॉल लिया एक्सेस में C2H5OH ज्यादा डाल दिया, प्लस 8 हाइड्रोजन हमने डाला। वही बात है, हाइड्रोजन आयंस है किसी भी हम एसिड के थ्रू ले सकते हैं। Cl2O7-2 ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, पोटेशियम डाइक्रोमेट से निकला है। उसके बाद ये C2Cr+3 में कन्वर्ट हो जाएगा सेमन वाटर, और ये हमें जो मेन प्रोडक्ट है वो एथेनॉल CH3CHO ये हमें मिल सकता है। एथेनॉल ये इंडस्ट्रीज वगैरह में बनाया जाता है जो कि एल्डिहाइड है, तो इसकी प्रोडक्शन के लिए हम ये वाला रिएक्शन इस्तेमाल कर सकते हैं, इथेनॉल को कन्वर्ट कर सकते हैं एथेनॉल के अंदर पोटेशियम डाइक्रोमेट की मदद से। इसी तरीके से in organic chemistry these equations are often simplified to concentrate on what happening to the organic molecules।
तो ये वाले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर इनका बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जांपल द लास्ट कुड बी रिटन एज, यानी अगर हम इनको लिखना चाहें, अल्कोहल के अंदर एक ऑक्सीजन लिखी तो एल्डिहाइड के अंदर कन्वर्ट हो गया। अब 2 रिएक्शन उन्होंने लिखे हुए वो भी मैं लिख देता हूँ, यानी उन्होंने ये लिखा है, इसी को उन्होंने लिखा है इथेनॉल को इथेनॉल के अंदर, इथेनॉल को कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर। जैसे अभी हमने मिथेनॉल को मेथनोइक एसिड के अंदर कन्वर्ट किया। अब इसी तरीके से वो कहते हैं अगर 2 कार्बन वाला हो CH3 CH2OH ये अल्कोहल हो तो इसको हम एसिटिक एसिड के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं COOH। अल्कोहल के अंदर पहले से अल्कोहल को एल्डिहाइड के अंदर कन्वर्ट किया, यानी ये एल्डिहाइड के अंदर कन्वर्ट किया, फिर इसी को हम कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं COOH। पहले एक हाइड्रोजन मूव हुआ, ये वाला हाइड्रोजन रिमूव हो गया, उसके बाद उन्होंने दूसरा हाइड्रोजन ये वाला भी रिमूव कर दिया, तो ये ऑक्सीडाइज होते जा रहे हैं। अल्कोहल पहले एल्डिहाइड में कन्वर्ट हुआ, एल्डिहाइड फिर कार्बोक्सिलिक एसिड में अंदर कन्वर्ट हुआ। फर्ज करो इसी तरीके से वो रिएक्शन दे दे, कन्वर्ट द अल्कोहल इथेनॉल इनटू इथेनोइक एसिड, तो आपने फिर इसको पहले एल्डिहाइड के अंदर कन्वर्ट करना, फिर एल्डिहाइड को इथेनोइक एसिड के अंदर कन्वर्ट करना। तो इसी तरीके से यूजिंग पोटेशियम डाइक्रोमेट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन टाइट्रेशन, तो ऑक्सीडाइजिंग पोटेशियम डाइक्रोमेट जो होता है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है पोटेशियम डाइक्रोमेट, और टाइट्रेशन के अंदर भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। पोटेशियम डाइक्रोमेट इज ऑफन यूज्ड टू एस्टिमेट द कंसंट्रेशन ऑफ आयरन आयंस इन सॉल्यूशन, यानी इसका जो बहुत बड़ा फायदा है वो आयरन 2 की कंसंट्रेशन को एस्टिमेट करने के लिए इस्तेमाल होता है। आयरन Fe+2 को आपको पता है एक फेरस होता है एक फेरिक होता है, Fe+2 को की कंसंट्रेशन की एस्टिमेशन के लिए इस्तेमाल किया। ये चीज एमसीक्यूज में भी पूछी जा सकती है, कौन सी चीज आयरन की एस्टिमेशन के लिए इस्तेमाल की जाती है, आयरन की कंसंट्रेशन को चेक करने के लिए। ये बेसिकली अब ये वाला जो बात हो रही है ये एनालिटिकल केमिस्ट्री के मतलब है, क्योंकि एनालिटिकल केमिस्ट्री में हम एनालिसिस करते हैं कि 2 चीजें करते हैं, एक तो हम देखते हैं कि क्वालिटी क्या है, यानी कौन कौन से कंपोनेंट बीच में मौजूद हैं, और दूसरी चीज हम क्वांटिटी देखते हैं, यानी कितने कितने मिकदार में मौजूद हैं, तो चेक करने के लिए कि कितनी चीजें। तो ये एनालिटिकल केमिस्ट्री का टॉपिक है, उसमें टाइट्रेशन वगैरह पढ़ी जाती हैं और ये लैब वगैरह में किया जाता है ये काम। तो आयरन की कंसंट्रेशन को एस्टिमेट करने के लिए उसी तरीके से बीयर लैम्बर्ट लॉ वगैरह होते हैं, जैसे कि हम सोल्यूशन हमने कोई भी इधर कंसंट्रेशन रखा कंटेनर, उसके अंदर हमने इधर से रेज भेजी जो बीयर लैम्बर्ट लॉ, कुछ रेज इधर एब्जॉर्ब हो जाएंगी और कुछ रेज आगे निकल जाएंगी, तो एक फार्मूला होता है उसके तहत फिर हम बीयर लैम्बर्ट लॉ के थ्रू फिर बता देते हैं कि कितनी इसके अंदर एनालाइट की कंसंट्रेशन वगैरह कितनी है। These are the advantages. It serve as alternative by using the potassium manganate solution. इसी तरीके से KMnO4 जैसे कि ये K2Cr2O7 है, ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। KMnO4 पोटेशियम मैंगनेट ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसके साथ भी ऑक्सीजन लगे हुए तो ये ऑक्सीजन ऐड करवा के अगले कंपाउंड को ऑक्सीडाइज करवा देते हैं। मैंगनीज +7 सोल्यूशन मुख्तलिफ पोटेशियम डाइक्रोमेट। अब ये पोटेशियम डाइक्रोमेट है क्योंकि ये हाइड्रोकार्बन तो है नहीं, तो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक नहीं है। पोटेशियम डाइक्रोमेट के उन्होंने कुछ फायदे बताए हुए, कुछ नुकसान बताए हुए, और ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इस हिसाब से वैसे टॉपिक है कि ये खुद तो ये डायरेक्टली तो नहीं इन्वॉल्व ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, क्योंकि ये कार्बन और हाइड्रोकार्बन की स्टडी नहीं है। लेकिन जब हम कार्बन को हाइड्रोकार्बन के अंदर कन्वर्ट कर रहे होते हैं डेरिवेटिव्स को, यानी एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड में, तो इसका बहुत ज्यादा यूज होता है एज अ कैटालिस्ट यानी एज अ रिएक्टेंट के तौर पर, रीएजेंट के तौर पर, क्योंकि ये यही होता है जो ऑक्सीजन प्रोवाइड करके ऑक्सीडाइज करवा रहा होता है, तो इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। पोटेशियम कैन बी यूज एज प्राइमरी स्टैंडर्ड के तौर पर भी ये इस्तेमाल किया जा सकता है। प्राइमरी पोटेशियम डाइक्रोमेट 6 K2Cr2O7 जैसे मैंने बात की कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +6 है पोटेशियम डाइक्रोमेट की, तो इसकी ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है प्राइमरी स्टैंडर्ड के तौर पर। दैट मींस इट कैन बी मेड टू गिव अ स्टेबल सॉल्यूशन ऑफ एक्यूरेटली नोन कंसंट्रेशन। इसके थ्रू हम सॉल्यूशंस वगैरह बना सकते हैं अच्छी कंसंट्रेशन की, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशंस वगैरह डेवलप कर सकते हैं, बना सकते हैं। दिस दैट इज नॉट ट्रू ऑफ पोटेशियम मैंगनेट, जो कि वो वाला काम जो कि ये कर सकते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट और KMnO4 नहीं कर सकता। वो क्या होता है कि ये प्राइमरी स्टैंडर्ड के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। अब ये एमसीक्यूज में चीज पूछी जा सकती है कि प्राइमरी स्टैंडर्ड के तौर पर कौन सा यूज किया जाता है, पोटेशियम डाइक्रोमेट या पोटेशियम परमैंगनेट, यानी पोटेशियम मैंगनेट। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट स्टेबल होता है और ये स्टेबल कंसंट्रेशन वाले सोल्यूशन बना सकते हैं, तो इसलिए इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होती है, गुड कंसंट्रेशन देते हैं, एक्यूरेट। पोटेशियम डाइक्रोमेट कैन बी यूज इन प्रेजेंस ऑफ क्लोराइड आयंस। जो पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है ये क्लोराइड आयंस की मौजूदगी में भी इस्तेमाल हो सकता है, एज लॉन्ग एज द क्लोराइड आर नॉट प्रेजेंट इन हाई कंसंट्रेशन। लेकिन जब हाई कंसंट्रेशन में मौजूद हो तब ये इतना ज्यादा नहीं इस्तेमाल होता। कैन बी यूज इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोराइड आयंस। अच्छा, पोटेशियम मैंगनेट ऑक्सीडाइजेस क्लोराइड
आइंस टू क्लोरीन। अब वो कहते हैं कि पोटेशियम मैंगनेट जो है, अब कैमरा 4 की अगर हम बात कर लें कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या बन रही है कैमरा 4 की, तो ये -8 होगी और ये +1 होगी, तो इसकी मैंगनीज की +7 बन रही है ऑक्सीडेशन स्टेट। तो वो कहता है कि ये मैंगनेट क्या करते हैं, पोटेशियम मैंगनेट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये क्लोराइड आयंस को क्लोरीन के अंदर कन्वर्ट कर देता है, यानी Cl-1 को ऑक्सीडाइज करके Cl2 के अंदर क्लोरीन के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आपको पता है 0 होती है, क्योंकि ये रूल है कि क्लोरीन 2 की 0 होती है। इसी तरीके से अगर एक सवाल आ जाए, फर्ज करो जिसमें मैंने अभी जब बताया कि Cl2 की 0 होती है, तो इस तरीके से एक सवाल आ जाए और वो कहे ये पूछे कि ये ऑक्सीडेशन हो रही है या रिडक्शन हो रही है, O2 जब O3 के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, तो देखा जाए तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट अगर वैसे मैं पुट करूं तो -2 होती है, -2 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो O2 क्या होगी -4, और इस साइड पे देखा जाए तो O3 -2 3 से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाती है -6, ये -6 के अंदर बन रही है और ये इसकी कंसंट्रेशन -2 बन रही है। -4 से अगर +4 से +6 में जाती तो वो क्या होती ऑक्सीडेशन, +4 अगर 4 से 6 में जा रही है, लेकिन अब इधर -1 से -6 में जा रही है, 4 से जब 6 में जा रही थी तो ये क्या होती है ऑक्सीडेशन, यानी छोटे से ये बड़े में जा रही थी, और ये जब -4 से -6 में जा रही है, अब ये बड़े से छोटे में जा रही है, बड़े से छोटे में, तो ये क्या होनी चाहिए रिडक्शन होनी चाहिए, -4 से जब -6 में बड़े से छोटे में जा रही है। तो इसलिए ये नहीं होता, क्योंकि साफ नजर आ रहा है कि ये तो रिडक्शन हो ही नहीं सकती, क्योंकि एक ऑक्सीजन ऐड हो रही है बीच में, और ऑक्सीजन के ऐड होने को, क्योंकि हम इस हिसाब से कहते हैं कि ऑक्सीजन के ऐड होने को क्या कहते हैं ऑक्सीडेशन। अब इधर तो ऑक्सीडेशन हो रही है, लेकिन अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो उस हिसाब से रिडक्शन होती है, लेकिन इसीलिए ये रूल है कि जो O2 होता है उसके ऊपर भी चार्ज 0 है, O2 के ऊपर भी चार्ज 0 है, O3 के ऊपर भी चार्ज 0 है, क्योंकि O3 ओजोन का मॉलिक्यूल है, इसलिए O2 की भी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगी और O3 की भी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगी। तो ये इसीलिए ऑक्सीडेशन है कि O2 के अंदर एक ऑक्सीजन ऐड होगी है, तो ये O3 के अंदर कन्वर्ट, ओवरऑल जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 0 है, इसकी -4 नहीं है, इसकी -6 नहीं है। अच्छा, ये तो चीज होगी। अब आगे आ जाते हैं कि क्लोरीन पोटेशियम डाइक्रोमेट इज नॉट क्वाइट अ स्ट्रॉन्ग इनफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट टू डू दिस। This means that you do not get unwanted side reaction with potassium dichromate. तो वह कहता है कि जैसे कि मैंगनेट आयन जो होता है वो क्लोराइड को क्लोरीन के अंदर कन्वर्ट कर देता है, लेकिन पोटेशियम जो डाइक्रोमेट होता है वो यानी कि K2Cr2O7 वो क्लोराइड आयन को क्लोरीन के अंदर कन्वर्ट नहीं करता, इसीलिए इसका ये मतलब फायदा हो जाता है कि ये साइड रिएक्शन वगैरह नहीं देता। क्योंकि आप लोगों को मैंने बताया था कि साइड रिएक्शन की वजह बात कर रहे हैं, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि क्रोमियम हेक्साकार्बोनाइल जब लगा हुआ है साथ, तो इधर अगर +3 जुड़ा हुआ है तो साथ में क्लोरीन -3 भी जुड़े हुए, 3 क्लोरीन भी जुड़े हुए हैं, तो इसकी वो बात कर रहे हैं कि वो साइड रिएक्शन नहीं देता, वो सिर्फ इसी को ऑक्सीडाइज करेगा, जो साथ कॉम्प्लेक्स मौजूद है, साथ कोई चीज मौजूद है, साथ जो आयंस फालतू लगे हैं उनको ऑक्सीडाइज वगैरह नहीं करेगा, तो इसकी वो बात कर रहे हैं। इस तरीके से द मेन डिसएडवांटेज लाइज इन कलर चेंज, लेकिन वो कहते हैं इसके नुकसान के पोटेशियम डाइक्रोमेट के वो ये है कि कलर चेंज में इसके नुकसान होते हैं। पोटेशियम मैंगनेट की जो टाइट्रेशन होती है वो सेल्फ इंडिकेटिंग होती है, तो टाइट्रेशन की मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं, एसिड बेस्ड टाइट्रेशन होती हैं, इस तरीके से सेल्फ इंडिकेटिंग टाइट्रेशन होती हैं। एज यू रन द पोटेशियम मैंगनेट सोल्यूशन इनटू द रिएक्शन, जब हम पोटेशियम मैंगनेट 7 वाला डालते हैं द सोल्यूशन बिकम कलरलेस, तो सोल्यूशन जो होता है वो कलरलेस हो जाता है, यानी इसी फिनाल्फथलीन इंडिकेटर वगैरह इस्तेमाल किए जाते हैं कलर चेंज वगैरह के लिए। पिंक सोल्यूशन फार्माकोलॉजी है, तो हम क्या करेंगे पोटेशियम मैंगनेट सोल्यूशन जब रिएक्शन के अंदर जाएगा तो सोल्यूशन जो होता है वो कलरलेस वगैरह हो जाता है। एज सून एज यू एड वन ड्रॉप टू मच द सोल्यूशन बिकम पिंक, अगर हम एक सोल्यूशन डालेंगे तो वो पिंक हो जाएगा। एंड यू नो हाउ रीच द एंड पॉइंट, तो इसी तरीके से लैब में बात क्या होता है कि बच्चे खेल रहे होते हैं तो वो ज्यादा डाल देते हैं एसिड वगैरह, तो वो क्या होता है अभी हालांकि एक अगर हम ड्रॉप डालते हैं तो वो वाला पॉइंट आ जाता है, तो हमें पता चल जाती है रीडिंग क्या होती है, सिर्फ एक ड्रॉप से वो वाला पॉइंट आ जाता है। लेकिन वो क्या करते हैं वो ज्यादा जब 2 ड्रॉप डाल देते हैं, वो 3 ड्रॉप डालते हैं तब भी कलर चेंज होना है, और 1 ड्रॉप पे भी कलर चेंज होना है। अब जो 1 ड्रॉप डाल के उसे लाएगा तो कलर चेंज हो जाएगा, पता चल जाएगा ये रिजल्ट है, वो उसकी रीडिंग करेक्ट आएगी। लेकिन वही जब ज्यादा डाल देगा, एक के बजाय वो 10 ड्रॉप इकट्ठे डाल देगा तो कलर तो फिर भी चेंज हो जाएगा, उसे पता ही नहीं चलेगा कि किस ड्रॉप पे कलर चेंज होगा, तो रीडिंग इस तरीके से उनकी गलत आती है। As you add one much drop too much the solution become pinks and you have reached the end point, फिर end point इसे कहा जाता है कि end point ये आगे कलर चेंज या इंडिकेशन शो हो जाती है, इसे end point कहा जाता है। The unfortunately potassium dichromate solution turns green
इसी तरीके से जैसे हमने बात की कि पोटेशियम मैंगनेट जब डाला जाता है तो सोल्यूशन कलरलेस हो जाता है। यह बेसिकली डिफरेंस भी बताए जा रहे हैं पोटेशियम मैंगनेट के दरमियान और पोटेशियम डाइक्रोमेट के दरमियान डिफरेंस भी वो बता रहे हैं। हालांकि मैंगनीज अभी बाद में आएगा, मैंगनीज और कॉपर की बाद में पढ़नी है, क्रोमियम के भी फिलहाल पढ़े, लेकिन फिर भी वो साथ साथ डिफरेंस इनके बताते जा रहे हैं। वो कह रहे हैं जैसे कि इसमें ये कन्वर्ट कर देते हैं इसको इसमें, लेकिन ये क्लोराइड आयन को क्लोरीन के अंदर कन्वर्ट नहीं करता। इसी तरीके से उसने दूसरा पॉइंट बताया कि ये जो होता है ये सेल्फ इंडिकेटिंग होता है, पोटेशियम मैंगनेट जो होता है ये वाला जो होता है ये सेल्फ इंडिकेटिंग होता है। इसके बाद वो कहता है कि ये सोल्यूशन के अंदर जब जाता है तो कलरलेस कर देते हैं उसे। जब ये सोल्यूशन में पोटेशियम मैंगनेट सोल्यूशन को जब हम रिएक्शन के अंदर भेजते हैं तो सोल्यूशन बिकम कलरलेस, तो जो सोल्यूशन होते हैं वो कलरलेस हो जाते हैं एज सून एज। तो आगे वो कह रहे हैं फिर जैसे हम एक ड्रॉप डालते हैं तो फिर वो जारी बात है एक ड्रॉप डालने से वो पिंक हो जाते हैं। बहरहाल वो कहते हैं कि पोटेशियम डाइक्रोमेट सोल्यूशन टर्न्स ग्रीन, जब जैसे कि इसका पोटेशियम मैंगनेट का जो सोल्यूशन है वो क्या हो रहा था, कलरलेस हो रहा था। इसी तरीके से इसका जो सोल्यूशन है पोटेशियम डाइक्रोमेट का वो क्या है, ग्रीन, वो ग्रीन कलर है। तो as you run it into this reaction and there is no way we could possibly detect the color change when you have one drop of excess orange solution in a strongly colored when you have one drop of excess orange solution in a strongly green solution। जैसे कि वो कहता है कि अब मैंगनीज का क्या फायदा है कि क्योंकि अब हम बात कर रहे हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट के डिसएडवांटेज की, तो वो कहता है कि ओवरऑल ये तो फायदे हमने पहले पढ़े थे, अब हम बात कर रहे हैं डिसएडवांटेज की। तो वो कहता है क्योंकि पोटेशियम मैंगनेट जब सोल्यूशन जब जाता है किसी भी रिएक्शन के अंदर तो वो कलरलेस होता है, तो कलरलेस होता है तो जब हम उसके अंदर कोई एक ड्रॉप भी डालते हैं तो वो पिंक हो जाता है और एंड पॉइंट समझ आ जाती नजर आ जाती है। लेकिन अब ये ग्रीन है तो इसमें हमें हम जब ड्रॉप डालेंगे तो डायरेक्ट कलर चेंज नहीं आएगा, हमें नहीं पता चलेगा कि आप कलर चेंज हुआ यानी फिर असली हमें थोड़े ड्रॉप फालतू डालने पड़ जाएंगे। इसलिए रीडिंग पावर पर उस हिसाब सही नहीं आ सकती क्योंकि हमें ड्रॉप फालतू डालने पड़ जाएंगे। क्योंकि ग्रीन के अंदर जब कलरलेस को एक भी कलरलेस जिसका कोई कलर नहीं है उसके अंदर हल्का सा भी ड्रॉप डालने वो कलर चेंज हो जाएगा, हमें पता चल जाएगा। लेकिन वो ग्रीन है तो उसे हमने चेंज करने के लिए वो ऑरेंज के अंदर अगर जा रहा है तो उसके अंदर हमने ज्यादा डालने पड़ेंगे, तो ड्रॉप्स डालने पड़ेंगे तब जाके वो कलर थोड़ा गाढ़ा होगा या ब्राइट होगा जो कि हमें विजिबली नजर आएगा। तो ये इसका नुकसान था। उसके बाद विद पोटेशियम डाइक्रोमेट सोल्यूशन यू हैव टू यूज अ सेपरेट इंडिकेटर। पोटेशियम डाइक्रोमेट के लिए हमें सेपरेट इंडिकेटर यूज करना पड़ता है, अलग सेपरेट इंडिकेटर की नीड पड़ती है। सेपरेट इंडिकेटर की इंडिकेटर होते हैं जो कलर चेंज परफॉर्म कर देते हैं, कलर चेंज, जैसे फिनाल्फेथिलीन इंडिकेटर है। तो ये वाला जो है पोटेशियम डाइक्रोमेट में सेपरेट इंडिकेटर की जरूरत नहीं होती, लेकिन पोटेशियम डाइक्रोमेट में सेपरेट इंडिकेटर की जरूरत होती है, नॉन एज रिडॉक्स इंडिकेटर। जैसे मैंने आप लोगों को बताया टाइट्रेशन की मुख्तलिफ एग्जांपल होती हैं, उनमें रिडॉक्स टाइट्रेशन भी आ जाती है, एसिड बेस टाइट्रेशन भी आ जाती है, रिडॉक्स को ऑक्सीडेशन रिडक्शन टाइट्रेशन वगैरह भी कहते हैं। दीज बैक टाइट्रेशन वगैरह भी होती हैं, बैक टाइट्रेशन वगैरह परफॉर्म की जाती हैं मुख्तलिफ एनालाइट की को मेजर करने के लिए कि कितनी कंसंट्रेशन मौजूद है और मुख्तलिफ कितना रिएक्शन हुआ है कितना नहीं हुआ है, कौन सा रिएक्टेंट अनरिएक्टेड रह गया, लिमिटेड रिएक्टेंट, और जिस तरह की स्टोकियोमेट्री बेसिकली ये भी एनालिटिकल केमिस्ट्री का टॉपिक है, यानी कितनी मिकदार ने रिएक्शन कर लिया कितनी ने नहीं किया, कितनी अमाउंट रह गई है, एनालाइट वगैरह को चेक करने के लिए। दिस चेंजेस कलर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इसमें क्या होगा, इंडिकेटर की मौजूदगी में वो कलर चेंज हमें शो होगा। There are several such indicators, डाइफिनाइल अमीन सल्फोनेट। वो कहते हैं इस तरीके से कुछ इंडिकेटर होते हैं जो कि डाइफिनाइल अमीन सल्फोनेट है, यानी इसमें फिनाइल ग्रुप भी एक लगा हुआ है, NH2 अमीन ग्रुप भी मौजूद है और डाइक्रोमेट सोल्यूशन है। However, this gives the violet blue color in the presence of potassium dichromate, in the excess of potassium dichromate। तो ये वायलेट ब्लू कलर देता है जो डाइफिनाइल अमीन इंडिकेटर है। डाइफिनाइल अमीन एक ऐसा इंडिकेटर है, डाइफिनाइल अमीन पोटेशियम डाइक्रोमेट सोल्यूशन। सल्फोनेट, डाइफिनाइल अमीन सल्फोनेट, SLFONAT, डाइफिनाइल अमीन सल्फोनेट जो है ये एक ऐसा इंडिकेटर है जो कि वायलेट ब्लू कलर देता है पोटेशियम डाइक्रोमेट के सोल्यूशन के अंदर। The blue color in the presence of excess potassium dichromate solution, however, the color is made difficult by the strong green also present। जो कलर होता है उसे डिफिकल्ट बनाया जा सकता है बाय स्ट्रॉन्ग ग्रीन। अगर स्ट्रॉन्ग ग्रीन सोल्यूशन अगर मौजूद हो फिर कलर को और मुख्तलिफ किया जा सकता है। एंड पॉइंट ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट टाइट्रेशन इज नॉट इजी टू सी एज द एंड पॉइंट ऑफ पोटेशियम मैंगनेट। जैसे वही बात कि इसमें एंड पॉइंट को चेक करना मुश्किल होता है और इसको एंड पॉइंट को चेक करना मैंगनेट में आसान होता है। तो यानी मैंगनेट जो है वो देखा जाए तो बेहतर है
पोटेशियम डाइक्रोमेट की बनिस्बत, और दोनों के अपने अपने जगह पे यूज है। टेस्टिंग फॉर क्रोमेट 6 आयंस इन सोल्यूशन, ये अगर हमने टेस्ट करना हो कि किसी भी सोल्यूशन के अंदर क्रोमियम के 6 आयंस प्रेजेंट है, यानी क्रोमियम के 6 ऑक्सीडेशन प्लस 6 ऑक्सीडेशन स्टेट वाले, तो यू वुड बी लुकिंग एट सॉल्यूशंस कंटेनिंग सोडियम, पोटेशियम, अमोनियम क्रोमेट। मोस्ट क्रोमेट आर एट बेस्ट ओनली स्लाइटली soluble, many we would count as insoluble. The bright yellow color of solution suggests that it would be worth testing for chromate 6 ions. यानी अगर हम 6 के अंदर क्रोमियम 6 के अंदर यानी उसमें मुख्तलिफ बताए हुए बाय टेस्टिंग बाय एडिंग एन एसिड, यानी एसिड डाल के भी हम चेक कर सकते हैं, और एक और तरीका बेरियम क्लोराइड डाल के टेस्ट कर सकते हैं। तीसरा 3 चीजें, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकते हैं कि किस तरीके से हम क्रोमियम 6 आयंस को चेक कर सकते हैं कि किसी भी कंपाउंड के अंदर ये मेटल ये वाला मौजूद है या नहीं, यानी बेसिकली मेटल की कंसंट्रेशन वगैरह चेक करने के लिए कि मेटल क्रोमियम मेटल मौजूद है या नहीं। तो वो कहते हैं कि अगर हम येलो के अंदर येलो है तो उसके वो ऑरेंज के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा अगर हम उसके अंदर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालें H2SO4। इसी तरीके से उसने एक और एग्जांपल, ये पहले एसिड की बात कर लेते हैं। इफ यू ऐड सम डाइल्यूट एसिड टू द सल्फ्यूरिक एसिड टू द सॉल्यूशन ऑफ कंटेनिंग क्रोमियम क्रोमेट 6 आयंस, यानी क्रोमियम की प्लस 6 आयंस मौजूद हो, द कलर चेंजेस फैमिलियर ऑरेंज ऑफ डाइक्रोमेट आयंस। वही चीज यानी CrO4-2 को अंदर ये डालेंगे तो वो K2Cr2O7 -2 ये भी प्लस 6 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, और कलर चेंज से हमें पता चल जाएगा कि प्लस 6 मौजूद है। यू कैन नॉट रिलाई on this as test for chromate. It might be that you have a solution containing acid indicator which happens to have the same color change. तो वो कह रहे हैं कि ये जरूरी नहीं है कि ये वाला टेस्ट इतना ज्यादा बेहतर नहीं है कि ये इसके साथ रिएक्शन करे और ये येलो ऑरेंज के अंदर कन्वर्ट हो सकता है। वो कह रहे हैं कि हो सकता है वो कलर जो चेंज है वो इंडिकेटर की वजह से भी आ सकता है, तो इसलिए वो कह रहे हैं हम इसके ऊपर रिलाई नहीं कर सकते। तो दूसरा टेस्ट उसने बताया कि बेरियम क्लोराइड के थ्रू, एक तो था एसिड के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, दूसरा है बेरियम क्लोराइड के थ्रू हम कंसंट्रेशन चेक कर सकते हैं, और ये बता सकते हैं यानी ये बता सकते हैं कि इसके अंदर मौजूद है या नहीं नाइट्रेट, बेरियम क्लोराइड और नाइट्रेट। अब इसमें क्या बेरियम +2 आयंस के अंदर Cr2 हमने ऐड किया तो बेरियम क्रोमेट बन जाता है, BaCrO4-2 ये बेरियम क्रोमेट बन जाता है। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेसिकली ये वाली जो चीजें होती हैं इसके नंबर करते हैं, ये आप लोगों को लिखनी पड़ती है, साथ ही जो ब्रैकेट में लिखी हुई होती है कि इसकी स्टेट कौन सी है। एक्वस AQ को मतलब होता है एक्वस, यानी एक्वस स्टेट है सारों की, और ये वाले इधर लिखा हुआ है कि सॉलिड, यानी ये सॉलिड बन जाएगा। तो ये भी पूछा जा सकता है कि बेरियम क्रोमेट क्या है, इसकी कौन सी है, ये सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, तो ये सॉलिड है बेरियम क्रोमेट। अब ये CrO4 की इधर कंसंट्रेशन क्या थी -6, इधर भी +6 है, तो वो कह रहे क्रोमियम क्रोमेट 6 आयंस विल गिव अ येलो प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम क्रोमेट, कि ये था बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन जब हमने डाला, अगर वो कहते हैं कि इधर कोई भी +6 वाला जरी बात है येलो होगा तो उसके अंदर हम बेरियम डाल देते हैं, बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड क्या होगा, वो बेरियम के आयंस प्रोवाइड करेगा, ये वाला जो बेरियम क्लोराइड होगा ये बेरियम के आयंस प्रोवाइड करेगा जो कि क्रोमेट के साथ रिएक्शन करेंगे और उसे बेरियम क्रोमेट के अंदर कन्वर्ट कर देंगे, और ये इसका जो कलर होगा वो येलो प्रेसिपिटेट बना देंगे, येलो प्रेसिपिटेट। तो इस तरीके से हमें पता चल जाएगा कि इसके अंदर +6 के आयंस सोल्यूशन के अंदर मौजूद है, यानी हमारे पास कोई भी सोल्यूशन है उसके अंदर हमने चेक करना है +6 आयंस है या नहीं, उसके अंदर हम बेरियम क्लोराइड डालेंगे, वो बेरियम आयंस प्रोवाइड करेगा जो कि क्रोमेट के साथ रिएक्शन करेंगे और बेरियम क्रोमेट बना देंगे, तो वो येलो प्रेसिपिटेट बना देगा। तीसरा तरीका उसने बताया है बाय एडिंग लेड नाइट्रेट। जैसे कि अभी दोबारा एक बार पढ़ लेते हैं, पहले ये वाला पढ़ लेते हैं, फिर मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ। यानी पहले क्रोमियम 6 आयन सोल्यूशन है, उसको तीसरा तरीका जो है चेक करने का वो ये है कि लेड नाइट्रेट आप डाल दो। जब लेड नाइट्रेट डालोगे तो वो बेसिकली लेड आयंस प्रोवाइड करेगा, वो वाले लेड आयंस क्रोमेट के साथ रिएक्शन करके लेड क्रोमेट बना देंगे और ये क्रोम येलो पिगमेंट बन जाता है, और ये भी क्रोम ब्राइट वेरी ब्राइट येलो, दिस इज द
गिव अ ब्राइट येलो प्रेसिपिटेट ऑफ लेड टू क्रोमेट 6, यानी लेड का तो सारी बात है 2 होगा और क्रोमेट का क्रोमियम का 6 होगा। CrO4 -2 सारी बात है, ये -8 होगा और ये +2, तो तब जाके बैलेंस हो जाएगा +8 और -8। तो ये लेड क्रोमेट बना देता है, यानी लेड आयंस येलो क्रोमेट आयंस के साथ रिएक्शन करते हैं और वो लेड क्रोमेट बना देता है और ये क्रोम येलो पिगमेंट होता है। और ये प्रेसिपिटेट है तो सारी बात है, प्रेसिपिटेट तो सॉलिड में ही होते हैं, तो ये बना देगा। तो अब 3 चीजें दोबारा वो कह रहा है कि क्रोमियम 6 को चेक करने का तरीका क्या है। क्रोमियम 6 को, ये क्रोमियम की हम केमिस्ट्री पढ़ रहे थे, तो सबसे पहला तरीका तो यह है कि क्रोमियम के अंदर सल्फ्यूरिक एसिड डाल दो, पोटेशियम क्रोमेट Cr2O7 -2 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि येलो ऑरेंज है। फिर वो कहता है ये इतना रिलायबल नहीं है, बाकी 2 टेस्ट ज्यादा रिलायबल है। यानी पहले बैरियम क्लोराइड हमने क्रोमेट के अंदर डाला, कोई भी ऐसा सोल्यूशन जिसके अंदर हमने चेक करना +6 आयन मौजूद है या नहीं। अगर हम बैरियम क्लोराइड डालते हैं और वो क्योंकि बैरियम आयन प्रोवाइड करता है, वो फिर इसके साथ रिएक्शन करके येलो प्रेसिपिटेट बना देता है, तो हमें पता चल जाएगा कि ये +6 सोल्यूशन मौजूद है बीच में। दूसरा तरीका यह है कि लेड नाइट्रेट डाल दो, लेड नाइट्रेट लेड आयंस प्रोवाइड करेगा, वो वाले लेड आयंस क्रोमेट के साथ रिएक्शन करेंगे और लेड क्रोमेट बना देंगे, जो कि क्रोम येलो पिगमेंट होगा। फिर इससे हमें पता चल जाएगा कि क्रोमियम के 6 आयंस मौजूद थे। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ये तो थी क्रोमियम की केमिस्ट्री, जो कि हमने क्रोमियम के ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पढ़ी है, क्रोमियम की केमिस्ट्री पढ़ी है। अब नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम मैंगनीज को और कॉपर को डिस्कस करेंगे।